स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है, तो बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे ESR के बारे में, जिसको लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। ये ऐसा कंसेप्ट है जो किताबों से समझ में नहीं आता है और कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है, तब बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। ESR के बारे में ध्यान रखना है। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इस बात का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बेंजीन की रिएक्शंस में ESR के बारे में कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तब बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो ESR के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी ESR के बारे में बात किया जाएगा बेंजीन में, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कोई भी अभी बेंजीन वाला कंपाउंड दिया जाए, ध्यान से आप देखेंगे इसको, कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड दे दिया जाए आपको इस तरह से, बेंजीन वाला कंपाउंड अगर हमें दे दिया जाए इस तरह से, बेंजीन के बारे में आपको मालूम है, बेंजीन के साथ जब भी कोई चीज़ दिया जाता है या तो एक्टिवेटिंग होता है या डीएक्टिवेटिंग होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपसे मैं बात करूं इस तरह से, बेंजीन के साथ अगर दे दिया जाए एक्टिवेटिंग, आपको मालूम है एक्टिवेटिंग वाले का काम होता है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। एक्टिवेटिंग वाला बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर बेंजीन के साथ दे दिया जाए डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग के बारे में आपको मालूम है, डीएक्टिवेटिंग वाले का काम होता है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिवेटिंग वाले बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। डीएक्टिवेटिंग वाले बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, सिर्फ अगर बेंजीन आपको दे दिया जाए, इसमें आपने ये देखा न ही कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, न ही कोई इलेक्ट्रॉन को देने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 तरह के कंपाउंड दिए जाते हैं, या तो बेंजीन के साथ एक्टिवेटिंग होगा, या डीएक्टिवेटिंग होगा, या कुछ भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बेंजीन का नेगेटिव नेचर होने की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, प्लस वाले से रिएक्ट करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमें मालूम है कि इन तीनों कंपाउंड में जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रोफाइल जा करके पहले रिएक्ट कर जाएगा। हमने ये देखा एक्टिवेटिंग वाला बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है। डीएक्टिवेटिंग वाला बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता है, इसलिए इसका नेगेटिव नेचर कम हो जाता है। इससे न ही कोई खींचने वाला है, न कोई देने वाला है। इसीलिए आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा सबसे पहले होगा फर्स्ट बेंजीन में, उसके बाद आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा सेकेंड थर्ड बेंजीन में, और उसके बाद जाएगा सेकेंड बेंजीन में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कब और कैसे होगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा फर्स्ट वाले बेंजीन में, फर्स्ट वाले कंपाउंड के बेंजीन में, उसके बाद जाएगा लास्ट वाले में, और उसके बाद जाएगा इस वाले में। तो आपने ये सीखा 3 तरह के कंपाउंड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें तो बस ये देखना है जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा उसमें रिएक्शन पहले होगी। आपने ये देखा एक्टिवेटिंग होने की वजह से इसका नेगेटिव नेचर सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इसमें आएगा। यहाँ पर आपने देखा डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका नेगेटिव नेचर कम है, इससे ना कोई कम करने वाला ना कोई ज़्यादा करने वाला, इसलिए सेकेंड नंबर पर, और ये आ जाएगा थर्ड नंबर पर। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका मालूम होना चाहिए। कोई भी बेंजीन वाली प्रॉब्लम दी जाए, बस आपको ये देखना है कि किस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम है, किसका ज़्यादा है। तो आपने ये सीखा
एक्टिवेटिंग वाले बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव नेचर को बढ़ाते हैं, तो एक्टिवेटिंग वाले में रिएक्शन पहले होती है। डीएक्टिवेटिंग वाले बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, नेगेटिव नेचर घटाते हैं, इसलिए इनमें बाद में होती है और ये बीच में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में अगर सीक्वेंस पूछा जाए किससे पहले होगा किससे बाद में होगा, तो सोचने का तरीका आपका इस तरह से है। तो इस तरह की बातें कई बार पूछी गई है। बेंजीन वाले कंपाउंड अलग अलग दे देते हैं, आज से पूछ लेते हैं कि बताओ किससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा किससे बाद में होगा, किससे ESR रिएक्शन पहले होगी किससे बाद में होगी। तो सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। एक प्रॉब्लम पूछी जाती है कुछ इस तरह से, एक प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे इस तरह से, ध्यान से देखेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, इसलिए ध्यान से देखना आप। बेंजीन वाला कंपाउंड दे दिया जाए और बेंजीन के साथ दे दिया जाए CH3, ध्यान देंगे इस बात का। बेंजीन के साथ एक एल्काइल दे दिया गया, बेंजीन के साथ अगर CH3 दे दिया जाए, बेंजीन के साथ एल्काइल दे दिया जाए। दूसरा कंपाउंड दे दिए गए इस तरह से, बेंजीन दे दिए गए, बेंजीन के साथ दे दिया जाए CH2 CH3, आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए। थर्ड प्रॉब्लम दे दी जाए आपको इस तरह से, बेंजीन दे दिए गए आपको और बेंजीन के साथ दे दिया जाए CH3 CH3। इस टाइप के कंपाउंड अगर दे दिए जाए, 3 कंपाउंड दे दिए गए इस तरह से, इस तरह की प्रॉब्लम में ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 3 कंपाउंड दे दिए गए इस तरह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है, ESR की बात की जा रही, पूछा जा रहा है किसमें ESR पहले होगा किससे बाद में होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल का हमें अटैक कराना है, सोचना ये कि किस बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा किससे बाद में जाएगा, किससे ESR रिएक्शन पहले होगी किससे बाद में होगी। अगर इस तरह की बात पूछी जाए, आपको मालूम है हमारा टारगेट, हमारा एम सिर्फ ये कि जिस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा उसमें रिएक्शन पहले हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा उसमें रिएक्शन पहले होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको ये सिखा रखा है कि बेंजीन के साथ अगर कोई एल्काइल दे दिया जाए, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि बेंजीन के साथ अगर कोई एल्काइल दे दिया जाए, बेंजीन के साथ जब कोई एल्काइल होता है तो एल्काइल के बारे में मालूम है, एल्काइल का एक्टिवेटिंग नेचर होता है, एल्काइल का एक्टिवेटिंग नेचर होता है। एक्टिवेटिंग होने की वजह से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। बेंजीन के साथ जब कोई एल्काइल दिया जाता है तो आपको मालूम है इसका एक्टिवेटिंग नेचर होता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन का नेगेटिव नेचर बढ़ा देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चाहे एक्टिवेटिंग वाली सीरीज मैंने लिखवाया था, वहाँ पर आर को मैंने एक्टिवेटिंग में लिखवाया था। आर एक्टिवेटिंग की वजह से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको अगर आप देखें तो आपको मालूम चल रहा है कि सभी में एल्काइल दिया गया है। यहाँ पर हमने देखा है एल्काइल के रूप में CH3 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने देखा है एल्काइल के रूप में दिया गया है CH2 CH3, यहाँ पर आपने देखा कि एल्काइल के रूप में दिया गया आपको इस तरह से। सारे के सारे एल्काइल हैं, जब सारे के सारे एल्काइल हैं तो सभी का काम है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का। और जब सभी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि किसका एक्टिवेटिंग नेचर ज़्यादा है और किसका कम है। भाई सारे डिफरेंट एल्काइल दे दिए गए तो ये वाली रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसका एक्टिवेटिंग नेचर कम है किसका ज़्यादा है। तो अब हमें ये सीखना होगा कि अगर डिफरेंट एल्काइल दे दिया जाए तो उनमें कैसे सोचा जाए कि किसका एक्टिवेटिंग नेचर कम है और किसका ज़्यादा है। अगर ये बात हमें मालूम चल जाए तो इस प्रॉब्लम का भी आप जवाब दे सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंट एल्काइल बेंजीन के ऊपर दिए गए हैं तो किसका एक्टिवेटिंग नेचर कम होगा किसका ज़्यादा होगा। ये ट्रिक्स अगर मालूम चल जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसी प्रॉब्लम गलत कर देते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब ऐसी प्रॉब्लम करने की ट्रिक्स क्या है, इसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपको एल्काइल के बारे में ध्यान रखना है। ये जो बेंजीन के साथ आर होगा एल्काइल होगा, इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर होता है
ये होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हमें हाइपर कंजुगेशन के बारे में यहाँ पर आइडिया होनी चाहिए कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के बारे में कैसे सोचा जाए। तो यहाँ पर हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में कैसे सोचेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये बात अगर समझ में आ जाए तो आप इस तरह की प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें हाइपर कंजुगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हाइपर कंजुगेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के बारे में ध्यान रखेंगे। हाइपर कंजुगेशन के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद एक कार्बन होना चाहिए, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन देखने का तरीका ये है, इसके लिए ट्रिक्स ये है कि एक ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन होगा और उसका कम से कम एक हाइड्रोजन होगा। अगर ऐसी कंडीशन दिखेगी तो कंपाउंड के अंदर हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने ये देखा, ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी। अब अगर बात करूँ मैं इस कंपाउंड के बारे में, ध्यान से देखना आपने ये देखा कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, इसलिए आपका जवाब होगा कि इससे हाइपर कंजुगेशन होगा। आपका जवाब होगा हाइपर कंजुगेशन होगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसे हाइपर कंजुगेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, यहाँ भी हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, तो आपका जवाब होगा इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक इसी तरह से अगर इसके बारे में बात किया जाए, यहाँ भी हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसमें भी हाइपर कंजुगेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो 3 कंपाउंड दिए गए तीनों के साथ एल्काइल है और तीनों में ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर लोगों को हाइपर कंजुगेशन के बारे में नहीं मालूम होता है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम को गलत करके आ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर जितने एल्काइल लगे हुए सभी में हाइपर कंजुगेशन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हाइपर कंजुगेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें इसमें देखना होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करेंगे और उससे आप देख लेंगे किसमें हाइपर कंजुगेशन कम होगा, किसमें ज़्यादा। तो आपने ये देखा कि हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, जिसके बाद जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उससे हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान है। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि हाइपर कंजुगेशन के बारे में आप सोचेंगे कैसे, मैंने ये बता दिया कि कैसे डिसाइड करें किसका हाइपर कंजुगेशन कम होगा किसका ज़्यादा, जिससे जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर इसके बारे में बात की जाए आपसे, आपने ये देखा कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, हमने देखा इससे हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप बोलेंगे इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, आपने ये देखा इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन हो गया और इसके साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन हो गया। डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। आपने ये देखा कि इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक इसी तरह से सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात की जाए, सेकेंड में हमने देखा डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है एक यहाँ पर है, आपका जवाब होगा इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपसे बात किया जाए थर्ड कंपाउंड के बारे में, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, आपका जवाब होगा इससे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एल्काइल दिए गए सबसे पहले आप ये देखेंगे किसमें कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उससे हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो भी यहाँ पर कंपाउंड दिए गए, जो एल्काइल दिए गए, इनको देख करके डिसीजन लेना है किससे अल्फा हाइड्रोजन कम है किसमें ज़्यादा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। जिससे जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसका हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे इसका हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। और हाइपर कंजुगेशन की वजह से रिपल्सन होता है, जो एल्काइल होता है और रिपल्सन करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये वाला जो CH3 है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे इंडक्टिव करता है प्लस आई, एल्काइल की वजह से रिपल्सन करेगा, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर रिपल्सन करेगा, यहाँ पर CH3 की वजह से रिपल्सन होगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखें। और हमें मालूम है कि जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन करेगा। यहाँ पर हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा कम हो गया तो ये थोड़ा कम रिपल्सन करेगा। यहाँ पर हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन और कम हो गया तो थोड़ा और कम रिपल्सन करेगा। तो हमने ये देखा कि अलग अलग एल्काइल दिए गए, हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो CH3 में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन करेगा, ये उससे थोड़ा कम करेगा, ये उससे भी कम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उस बेंजीन का नेगेटिव नेचर उतना ज़्यादा होगा। आपका जवाब होगा CH3 का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो इस बेंजीन का नेगेटिव नेचर सबसे ज़्यादा होगा। और जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल आकर के उसी में सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो इससे हमें पता चला कि इस इलेक्ट्रोफाइल को जो हमें रिएक्ट कराना है, ये इलेक्ट्रोफाइल जा करके सबसे पहले फर्स्ट बेंजीन में रिएक्ट करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बेंजीन का नेगेटिव नेचर सबसे ज़्यादा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर पर आ जाएगा सेकेंड वाला कंपाउंड, थर्ड नंबर पर आ जाएगा ये वाला कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग गलत करके आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम को इंडक्टिव से करते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन डिसाइड कर रहा है कि किस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम है किसका ज़्यादा है, और फिर देखते ही सोच लोगे आप कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि बेंजीन के साथ अगर डिफरेंट एल्काइल दिया जाए तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन को देखते हुए आप डिसीजन ले लेंगे कि किस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम है किसका ज़्यादा है, और उससे आप डिसाइड कर लेंगे किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा किससे बाद में होगा, किसमें ESR रिएक्शन पहले होगी किससे बाद में होगी। तो बड़े आसानी से आपने सोच लिया कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी जो अभी आपने किया। इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए तो ये तो ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। आपको मैंने इस लायक बना दिया कि अब इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, चाहे जितना भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़े आसानी से सोच लेंगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि अगर बेंजीन के साथ डिफरेंट एल्काइल दिए गए हों तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का हमें ध्यान रखना है। हाइपर कंजुगेशन से आप डिसीजन लेंगे कि किससे पहले ESR होगा किससे बाद में होगा, सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि बेंजीन के साथ अगर डिफरेंट एल्काइल दिए गए हों तो आप बड़े आसानी से सोच लेंगे कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा किससे बाद में होगा, सोचने का तरीका क्या है ये आपको मालूम चल गया है। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। तो जो ट्रिक्स मैंने बताया इस तरह से आप सोचेंगे तो चाहे जैसी भी प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से सोच लेंगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद करके कुछ नहीं कर सकते, सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने इस लायक आपको बना दिया कि कोई भी ESR वाली प्रॉब्लम दी जाए आपको सिर्फ ये देखना है जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा उससे ESR पहले होगा, जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम होगा उससे ESR रिएक्शन बाद में होगी। तो ESR को सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखें। एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे इसको। अगर बेंजीन के साथ दे दिया जाए इस तरह से, बेंजीन के साथ अगर दे दिया जाए आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पर दे दिया जाए I, बेंजीन के साथ दे दिया जाए Br, बेंजीन के साथ दे दिया जाए Cl, बेंजीन के साथ दे दिया जाए F,
ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसमें जो बातें मैं कर रहा हूँ ESR से रिलेटेड, ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक ना हो उससे बचने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इससे पहले जो प्रॉब्लम किया हमने वो भी ऐसा कंसेप्ट था जहाँ ज़्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है, उससे सोचने का तरीका मैंने बता दिया। ये भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक न हो उससे बचने का उपाय सीखना है, ध्यान से देखेंगे आप। अगर बेंजीन के साथ हेलोजन दे दिया जाए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे बात की जाए, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, डिफरेंट हेलोजन दे दिए गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है, मैंने आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रखा है जिससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है उसमें रिएक्शन पहले होती है, जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम होता है उससे बाद में होती है। किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बेंजीन के साथ दिया क्या गया है। अब हमें मालूम है कि बेंजीन के ऊपर जब हेलोजन होता है तो उसका जो नेचर होता है डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है। मैंने जहाँ पर डीएक्टिवेटिंग वाली सीरीज लिखवाई है आपको, वहाँ मैंने बता रखा है कि बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन आ जाए, एक्स आ जाए, तो डीएक्टिवेटिंग का काम करता है। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने भी हेलोजन होते हैं डीएक्टिवेटिंग का काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्स यहाँ पर हेलोजन है, एक्स की जगह FCl Br I कुछ भी आ सकता है। एक्स यहाँ पर हेलोजन है। आज के बाद ध्यान रखना है, अलर्ट रहना आप कि बेंजीन पर हेलोजन दिया जाता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पर मैंने डीएक्टिवेटिंग वाली सीरीज लिखवा रखी है आपको, वहाँ पर मैंने ये बात लिखवा रखी है कि हेलोजन का नेचर डीएक्टिवेटिंग होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये भी मैंने लिखवा रखा है कि अगर अलग अलग हेलोजन दे दिए जाएँ तो किसका डीएक्टिवेटिंग नेचर कम होगा किसका ज़्यादा होगा, ये भी मैंने बता रखा है। मैंने आपको ये बता रखा है कि सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है I का, उसके बाद Br, उसके बाद Cl और उसके बाद F। डीएक्टिवेटिंग वाली जो सीरीज मैंने लिखवा रखा उसको जब देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि डीएक्टिवेटिंग नेचर इस सीक्वेंस से होता है। सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है I, फिर Br, फिर Cl, फिर F, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हेलोजन का डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा इफेक्ट काम करते हैं, तो जो नेट इफेक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो जो नेट इफेक्ट होता है वो डिसाइड किया है, उससे पता चला है कि I, Br, Cl, F का सीक्वेंस ऐसा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इन बातों को दिमाग में रखते हुए इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो डीएक्टिवेटिंग सीरीज आपको मालूम है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उसको दिमाग में रखते हुए चीज़ों को सोचना है, क्योंकि वहाँ पर दो इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस। उन दोनों का जो नेट रिजल्ट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको उस रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए सोचना है यहाँ क्या होगा कैसे होगा। तो आपको मालूम है कि हेलोजन के डीएक्टिवेटिंग नेचर का सीक्वेंस ऐसा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको मालूम है I का डीएक्टिवेटिंग नेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। I का डीएक्टिवेटिंग नेचर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उससे थोड़ा कम खींचेगा Br, ये भी खींचेगा मगर थोड़ा कम खींचेगा क्योंकि इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर कम है। उससे थोड़ा कम खींचेगा Cl, क्योंकि इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर और कम है। और उससे भी थोड़ा कम खींचेगा F। ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग है, सभी के सभी खींचने का काम करेंगे, सारे के सारे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब हमें डीएक्टिवेटिंग नेचर जो है इसका ध्यान रखना है कि जिसका डीएक्टिवेटिंग नेचर ज़्यादा हो ज़्यादा खींचेगा, जिसका डीएक्टिवेटिंग नेचर है कम खींचेगा। हमारा टारगेट, हमारा एम है कि कम खींचे। जो ज़्यादा खींचेगा उस बेंजीन का नेगेटिव नेचर कम हो जाएगा, जो कम खींचेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि ये कम खींच रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, इसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा। और हमारा टारगेट, हमारा एम है कि जिस बेंजीन का नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा उससे रिएक्शन पहले होगी। तो आपने ये देखा कि ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है। जो कम खींचेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले खींच लेगा। इसीलिए आपका जवाब होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जाएगा इस बेंजीन में फर्स्ट नंबर पर, इसमें सेकेंड नंबर पर, इसमें थर्ड नंबर पर और इसमें फोर्थ नंबर।
जो सबसे कम खींचेगा उसमें रिएक्शन पहले होती है, क्योंकि कम खींचेगा तो इसका नेगेटिव नेचर ज़्यादा होगा, तो इससे सबसे पहले होगी, उसके बाद इसमें होगी, उसके बाद इसमें होगी और सबसे बाद में इसे होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खींच रहा है। तो आपने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हैलोजन वाले केस में किससे पहले होगा, किससे बाद में होगा, सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। तो जब बेंजीन के साथ डिफरेंट हैलोजन दिए जाएं और पूछा जाए किससे ESR पहले होगा, किससे बाद में होगा, तो सोचने का तरीका, स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी। तो डीएक्टिवेटिंग का जो सीक्वेंस है इसको आप ध्यान रखेंगे और इसी को दिमाग में रखते हुए आप बड़े आसानी से सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक ना हो उससे बचने का उपाय मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि कोई भी ESR वाली प्रॉब्लम दिया जाए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ESR वाली दी जाए, अब इस लायक आप बन चुके हैं कि उसके बारे में आप सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चाहे बेंजीन के साथ हैलोजन दिए जाए, चाहे बेंजीन के साथ डिफरेंट एल्काइल दिए जाए या उसके अलावा कोई कंपाउंड दिया जाए, हर तरह की प्रॉब्लम करने के तरीके, ट्रिक्स आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है, ESR से रिलेटेड। आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम पूछी जाएगी, इस लायक आप बन चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम दी जाए उसके बारे में सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं। पिछली क्लास से पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि अगर बेंजीन के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए जाएं तो किस में ESR पहले होगा, किससे बाद में होगा, ये सोचने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। आज वाली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि अगर बेंजीन के साथ डिफरेंट एल्काइल दिए जाए तब कैसे करेंगे, डिफरेंट हैलोजन दिए जाए तब कैसे करेंगे, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। तब इस लायक आप बन चुके हैं कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए, देखते ही सोच लोगे कब और क्या होगा। तो ESR के बारे में बात किया जाए या SE के बारे में बात किया जाए, दोनों का मतलब सेम है। SE रिएक्शन के बारे में आपसे बात की जाए, इसके बारे में बात किया जाए। SE का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों तरह से प्रॉब्लम पूछते हैं, पूछ लेते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड दे देंगे, किसमें SE रिएक्शन पहले होगी, किससे बाद में होगी, या किसमें ESR पहले होगा, किससे बाद में, दोनों का मतलब सेम है। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ते इस तरह से, इस बात का ध्यान रखें, दोनों का मतलब सेम है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब आप इस लायक बन चुके हैं कि ESR से रिलेटेड कोई भी बेंजीन वाली प्रॉब्लम दी जाए, आप देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा। ESR का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का नेगेटिव नेचर होता है, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ESR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको लेकर ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, मगर मैंने ऐसी ट्रिक्स, मैंने ऐसा न्यू कंसेप्ट आपको सिखाया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि ESR या SE रिएक्शन से रिलेटेड चाहे जितना भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम दी जाएगी उसके बारे में आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब इस लायक आप बन चुके हैं कि बेंजीन से रिलेटेड कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, देखते ही सोच लोगे आप कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बेंजीन वाली प्रॉब्लम करने के तरीके क्या हैं। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि बिना बेंजीन वाली प्रॉब्लम दे दी जाए, अगर बिना बेंजीन वाली प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, उसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी भी मैंने आपसे ये वाले जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसके बारे में बात नहीं की है। ये तो एक ऐसी ट्रिक्स है, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिससे हम लोग सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बनाते हैं, 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कर सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसको करने के बाद हर टाइप की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, चाहे बेंजीन वाली हो या बिना बेंजीन वाली हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप देखते ही सोच लेंगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।